हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 3 ऑब्व्यू यानी मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी, उस पर आप जाके पुराने वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम विविध उदाहरण को पढ़ने वाले हैं। अभी बात करते हैं विविध उदाहरण की। तो उदाहरण नंबर 26 आपको कह रहा है कि यदि a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि आपको ये सिद्ध करके बताना है कि a की घात n बराबर cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा होगा और n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अभी यहां पर करना क्या है इस बात को समझो। देखो, ध्यान देंगे इस सवाल को लगाना कैसे। इस सवाल को आपको गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा लगाना है। किससे लगाना है? गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, आगमन सिद्धांत द्वारा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी ये क्या बला है? तो जिसने कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, जो कि चैप्टर नंबर 4 इसी पर आधारित है, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, उसका नाम ही है गणितीय आगमन के सिद्धांत। चैप्टर 4 में, कक्षा 11 में गणित का चैप्टर 4 अध्याय 4। ठीक है, तो जिसने ये पढ़ा है तो उसको पता होगा कि भाई गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, क्या लगाया था कक्षा 11 में, क्या नहीं किया था अपन ने। यदि नहीं किया है तो अब मेरा वीडियो अपलोड है, उसको आप देखना चाहो तो कक्षा 11 वाला वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल अगर नहीं भी देखना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। करते क्या है समझ लो। इसमें आपको हल इस प्रकार से करना है कि n बराबर 1 के लिए पहले अपन सिद्ध करेंगे, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे, फिर n बराबर k के लिए मान लेंगे और n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करके दिखा दोगे। ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप लगाते हैं, इन 3 स्टेप से आपको इसको हल करना है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो दिया होता है उसे हम pn मान लेते हैं। क्या करते हैं? pn मान लेते हैं। तो pn क्या है? आपको a जो दिया है, a जो दिया उसको हम pn मान लेंगे कि cos थीटा sin थीटा, ये जो दिया है, माइनस sin थीटा cos थीटा, इसको अपन ने मान लिया a। ठीक है ना, pn मान लिया। अब पहले क्या करना है? केस 1, केस फर्स्ट, चरण 1। तो क्या n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए pn सिद्ध करेंगे, n बराबर 1 के लिए pn सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये करेंगे, pn सिद्ध करेंगे n बराबर 1 के लिए। तो जब आप n बराबर 1 के लिए कर रहे हो यानी इसका मतलब क्या कि p1 है ना, n बराबर 1 के लिए p1, और ये ले लोगे a की घात 1। अब a की घात 1 का मतलब ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको इस प्रकार से ले लोगे। तो यहां से क्या कह दोगे कि इसलिए n बराबर 1 के लिए pn सत्य है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए pn सत्य है, इतना कह दोगे। फिर क्या लेना अपन को? n बराबर k के लिए अपन मान लेंगे। ठीक है ना, तो केस 2, केस सेकंड कैसे करना है कि n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए माना pn सत्य है, इसको अपन ने मान लिया, माना pn सत्य है। तो उससे क्या मिलेगा अपन को? अपन को मिल जाएगा pk, n की जगह k रख रहा है pk, तो ये क्या होगा? a की घात k, a की घात k बराबर cos k थीटा, cos k थीटा sin k थीटा, और ये बनेगा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा, इतना बन जाएगा। थीटा के साथ आपको वैल्यू लेके चलनी है। ठीक है ना, अब लगाएंगे केस थर्ड, केस थर्ड। तो केस तीसरे में क्या लेना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए pn सत्य दिखाएंगे, pn सत्य दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? जब पी के सत्य है, जब पी के सत्य है। ठीक है, तो यदि पी के सिद्ध है, पी के सत्य है, तो हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध दिखाएंगे। तो कैसे करना है कि n की जगह k प्लस 1 यानी पी के प्लस 1 हो जाएगा, n की जगह k प्लस 1 पी के प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहां पर ले लेंगे a की घात k प्लस 1, a की घात k प्लस 1। अब a की घात k प्लस 1 को आपको दिखाना कैसे, समझना बात। a की घात k प्लस 1 को, अगर a की घात k प्लस 1 है तो आपको आप क्या दिखाओगे? आप ये सिद्ध करके दिखाओगे cos k प्लस 1 थीटा sin
के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1 थीटा। यह सिद्ध करके आप दिखाएंगे, इतना आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो क्या कर लोगे भाई, एलएचएस ले लोगे, एलएचएस लो। एलएचएस वाला पार्ट क्या है, ए की घात के प्लस 1। एलएचएस वाला पार्ट क्या है, ए की घात के प्लस 1। अब आपको पता है कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो अगर गुणे में घातें जुड़ती हैं क्या मतलब है कि ए की घात 2 हो और इंटू ए की घात 3 हो, तो जोड़ के कितना हो जाएगा, ए की घात 5 हो जाएगा, है ना। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की घात 5 को इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए की घात के इंटू एक ए, समझ गए बात, ए की घात 1, इस प्रकार से ए की घात के इंटू ए, ठीक है ना। गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो अगर जुड़ी हैं तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, समझ गए बात। अब इसकी वैल्यू रखो, तो ए की घात के का मान कितना रखना है, ये आएगा कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा। ये था ए की घात के जो अपन ने माना था, और ए कितना लिया था अपना, ए था कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इतना था। अब इन दोनों का अपन गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर समझो क्या होगा भाई, कैसे करते हैं गुणा, आपको पता है। गुणा पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ से गुणा करा दो, पंक्ति का दोनों स्तंभ से गुणा करा दें, तो कॉस के थीटा का कॉस थीटा से गुणा होगा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन का इससे साइन के थीटा का माइनस साइन थीटा से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया पहली स्तंभ से गुणा। अब दूसरे स्तंभ से गुणा कराते हैं, तो कॉस के थीटा का साइन थीटा से गुणा होगा, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस लगाएंगे साइन के थीटा का कॉस थीटा से गुणा कराओ, साइन के थीटा कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो इतना निकाल लिया अपन ने। अभी क्या करना अपन को कि दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभ से गुणा करा देंगे। तो पहले स्तंभ से गुणा कराओ, तो माइनस साइन के थीटा का गुणा कराएंगे, तो माइनस साइन के थीटा का गुणा कॉस थीटा से करा दोगे, ठीक है भाई। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, साइन यहां पर होगा कॉस के थीटा, कॉस के थीटा का गुणा होगा साइन थीटा से, ठीक है। दूसरी पंक्ति का अब स्तंभ से गुणा करा रहे, ठीक करा दिया। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे, तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा और आ जाएगा प्लस कॉस के थीटा और कॉस थीटा। तो आपको गुणा करना आता है, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए गुणे करने में। अब यहां पर आपका सूत्र लग रहा है भाई, कौन सा सूत्र बन के आ रहा है, समझो दो सूत्र बन के आ रहे हैं। देखो पहला सूत्र तो आपका ये कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो भैया ये सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी, ठीक है। फिर होता है आपका जो बन के आ रहा है वो आ रहा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये वाला सूत्र है साइन ए प्लस बी वाला सूत्र, ठीक है। तो ये वाला सूत्र आप अप्लाई कर रहे हो, तो पहले वाले में आपको क्या करना है, पहला वाला सूत्र अप्लाई कर रहे हो, तो यहां से क्या निकल के आना है, ये निकल के आना है कॉस के थीटा प्लस थीटा, इतना निकल के आना। यहां अप्लाई कर रहे हो दूसरा वाला सूत्र, तो क्या बनना है, ये बनना है आपको साइन के थीटा प्लस थीटा बनना है। फिर क्या अप्लाई कर, तो जब आप दूसरी पंक्ति का गुणा कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति का, तो क्या होगा, दूसरी पंक्ति का अगर हम पहले स्तंभ से गुणा कर रहे थे तो माइनस साइन के थीटा का कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉस के थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस आएगा। अब यहाँ पर को क्या करना है, माइनस कॉमन निकालोगे, जब माइनस कॉमन निकालोगे तो फाइनल तौर पर को क्या निकल के आएगा, ये माइनस कॉमन निकालने पर ये निकल के आएगा माइनस साइन के थीटा प्लस थीटा, ये निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन के आएगा, यहाँ पर ये बन के आएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा। तो कुछ इस प्रकार से ये चीज बन के आएगी, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं ये चीज क्या है भाई, आर, इसको पहले और क्या कर सकते हैं, थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा कॉस थीटा कॉमन निकालने पर के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1 थीटा। तो कुछ इस प्रकार से निकल आएगा, ये कहलाएगा आपका आर एच एस, ठीक है ना। देखो यही चीज निकालनी थी, समझो जरा ध्यान से।
यही अपन को निकालना था। ये था आपका LHS और ये था RHS। तो RHS में क्या था, cos k + 1 थीटा sin k + 1 थीटा माइनस sin k + 1 थीटा और cos k + 1 थीटा। देखो RHS में यही निकाल दिया, cos k + 1 थीटा sin k + 1 थीटा माइनस sin k + 1 थीटा और cos k + 1 थीटा। तो घातीय आगमन सिद्धांत द्वारा इसको अपन को सिद्ध करना था, तो LHS अपन ने सिद्ध कर दिया। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि अतः सिद्ध है कि अतः n बराबर k + 1 के लिए, n बराबर k + 1 लिया था ना, ठीक है ना, n बराबर k + 1 के लिए Pn सत्य है, Pn सत्य है जब Pk सत्य है, जब Pk सत्य है। अब n बराबर k + 1 लिया था, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि अतः भाई a की पावर क्या, a की पावर यहां पर क्या था, LHS में अगर हम बात करें तो a की पावर k + 1 था। तो अपन ने फाइनल तौर पे क्या निकाला, a की पावर k + 1, और जहां k + 1 है वहां पर n लिख सकते हैं कि नहीं, जहां k + 1 था वहां n लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि भाई a की पावर n बराबर, आप सिद्ध करके दिखा रहे हो, cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा, ये सिद्ध करके दिखा रहे हो आप इस प्रकार से, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। उदाहरण नंबर 27 की बात करें तो आपको सवाल दिया है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। आपको भाई कह रहा है कि a और b सममित आव्यूह हैं, ठीक है ना, और दोनों ही समान कोटि के हैं, मतलब a जो कोटि a की है वही कोटि b की है। सवाल समझना अच्छे से, ठीक है। a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। सममित आव्यूह की आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने बताई है, सममित और विषम सममित। तो दर्शाइए कि ए बी सममित है। आपको सिद्ध करके बताना है कि ए बी जो है वो सममित है यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी है। अब वो ये कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ए इंटू बी अगर आप करोगे तो सममित आपको दिखाना है, अगर ए बी करोगे तो सममित आपको दिखाना है। कब दिखाना है कि यदि और केवल यदि ए और बी क्रम विनिमय का पालन करें, यानी ए और बी का गुणा करो बराबर बी ए हो जाए, तो ए और बी क्रम विनिमय का पालन करेंगे। ये आपको कुछ इस प्रकार से सवाल कह रहा है, तो सवाल को अच्छे से समझना है। अब आपको दिया क्या भाई, आपको कह रहा है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, ठीक है ना, क्योंकि ए सममित आव्यूह और बी सममित आव्यूह, तो जब सममित आव्यूह तो आपको पता कंडीशन क्या होती है कि भाई ए डैश बराबर ए ले लोगे, इसी प्रकार चूंकि बी सममित आव्यूह तो बी डैश बराबर बी ले लेंगे, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करेंगे कि ए बी सममित आव्यूह है, ए बी सममित आव्यूह है, ये अपन को सिद्ध करके दिखाना है। तो यहां दो केस लेके चल रहे हैं। पहला केस क्या कि अभी हम मान लेते हैं कि ए बी सममित आव्यूह है। पहले केस में अपन को मान लेना है कि ए बी सममित आव्यूह है, तो हम ये दिखा देंगे कि भाई ए तथा बी क्रम विनिमय का पालन करेंगे, केस 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर केस 2 में आप ऐसा कर सकते हो कि ए और बी को लेके चलेंगे क्रम विनिमय और सिद्ध करेंगे कि ए बी सममित आव्यूह है। अब इन सब का मतलब क्या है, इस सवाल को समझते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो केस 1 या स्थिति 1, दो तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। ये टाइप है लगाने के, मेथड है अलग अलग, और कुछ नहीं है, ठीक है। दो तरीके हैं लगाने के, आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। कैसे कि माना ए बी सममित आव्यूह है, माना ए बी सममित आव्यूह है। अब हमने ए बी को सममित आव्यूह मान लिया, तो जब हम ए बी को सममित आव्यूह मान लिया है तो हम क्या दिखा सकते हैं कि भाई आपको पता सममित आव्यूह क्या होता है, ए बी का डैश बराबर क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा, समझे कि नहीं, ए बी का डैश बराबर ए बी रहेगा। लेकिन भाई आपको पता है ये चीज मैंने ऊपर एक प्रमेय में आपको समझाई थी, लेकिन आप जानते हैं कि ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है, बी डैश, और ए डैश के बराबर होता है, बी डैश ए डैश के बराबर होता है कि नहीं होता, ये अपन ने पढ़ रखा है। अब समझो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और इन दोनों को ये चीज बराबर चल रही कि नहीं, तो इन दोनों को हम उठा के बराबर कर सकते हैं, है ना। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि ए बी बराबर बी डैश और ए डैश। अब आपने ये ऊपर पढ़ा है कि भाई बी सममित है तो बी डैश बराबर बी, और ए सममित है तो ए डैश बराबर ए। तो बी डैश और ए डैश की जगह हम बी और ए लिख सकते हैं, तो ए बी बराबर क्या दिखा रहा है, बी ए। तो ये कंडीशन दिखा रहे कि नहीं। तो अतः ए और बी क्रम विनिमय
विनिमय है। तो हमने क्या किया भाई, हमने ये मान लिया कि ए बी सममित है, तो हमने दिखा दिया कि ए बी क्रम विनिमय है। अगर हमने माना था कि ए बी सममित है तो हमने ये दिखा दिया कि ए बी क्रम विनिमय है। अगर हम सेकंड केस की बात करें या सेकंड टाइप की बात करें, तो हम क्या मान लेते हैं कि चूंकि दिया है ए बी क्रम ए तथा बी क्रम विनिमय का पालन करता है, या हाँ ए तथा बी क्रम विनिमय का पालन करता है। ए तथा बी लेना अपन को, ठीक है। ए तथा दिया है ए तथा बी क्रम विनिमय है। ए तथा बी क्रम विनिमय का मतलब क्या है, आपको दे रखा है, ये आपको दिया है कि ए बी बराबर बी ए, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब हम यहां से सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी सममित है। बात को समझना, पहले अपन ने क्या पकड़ा कि ए बी सममित है, तो हमने क्या दिखा दिया कि ए तथा बी क्रम विनिमय है, ठीक है ना। फिर सेकंड मेथड में क्या सोच सकते हैं कि अब हम सोच रहे हैं कि भाई ए बी अगर क्रम विनिमय है तो हम दिखा देंगे ए बी सममित है। बस इतनी सी बात है, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। तो अब हम ए बी बराबर बी ए इसको मान लिया। अब यहां पर अपन को पता है कि चूंकि ए बी का होल डैश ये प्रमेय के द्वारा है, ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, समझना बात को। और बी डैश ए डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश की जगह हम बी लिख सकते हैं, और ए डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, बी ए, ये ए बी का होल डैश। तो ये समीकरण नंबर 1 ले लोगे, समीकरण नंबर 2 ले लोगे। अब यहां आप देख रहे हो कि भाई बी ए बराबर हो रहा, तो समीकरण इसको 3 4 मान लो, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 के आधार पे क्या देख रहे हो कि ये बी ए और बी ए दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं, तो फिर इन दोनों को उठा के बराबर कर दोगे। बात समझ में आई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ए बी का डैश बराबर ए बी, यहां आप लिख भी सकते हो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से ए बी डैश बराबर ए बी। तो हमने यहां से ये दिखा दिया कि नहीं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि भाई अतः ए बी सममित है। अभी बात समझ में आई बात, ठीक है। तो इस प्रकार से लगाना था, दोनों चीजें कर सकते हो, दोनों चीजें दिखा सकते हो, ऊपर नीचे दोनों तरीके से हल किया जा सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आराम से इस सवाल को लगाना 2 बार, और इस सवाल को 2 बार समझना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है तो ध्यान रखिएगा। उदाहरण नंबर 28 की बात करते हैं। आपको कह रहा है भाई, मान लीजिए ए का मान दिया आपको 2 - 1 3 4, बी का मान दिया है 5 2 7 4, सी का मान दिया है 2 5 3 8 है। एक ऐसा अवयव डी ज्ञात कीजिए, आपको डी निकालना है जहां सी डी माइनस ए बी बराबर ओ हो, सी डी माइनस ए बी बराबर ओ। अब ये ओ क्या है, आपका शून्य अवयव है, ठीक है। ओ क्या बता रहा, शून्य अवयव बता रहा, ठीक है भाई। तो आपको ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, हमें डी ज्ञात करना है। अच्छा, यहां पर समझने की बात ये है कि ये भाई ये 2 × 2 का अवयव है, ये भी 2 × 2 का अवयव है, तो ये भी 2 × 2 का अवयव है। तो यहां पर जब आप हल करोगे तो वहां के लिए जो डी होगा वो भी भाई 2 × 2 का अवयव बनेगा कि नहीं बनेगा, समझना बात को। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि चूंकि ए बी तथा सी 2 × 2 कोटि के अवयव हैं, 2 × 2 कोटि के अवयव है ना। तो इसीलिए डी भी 2 × 2 कोटि का अवयव होगा, कोटि का अवयव होगा। क्लियर है बात मेरी। तो अब हम डी को मान लेते हैं भैया, माना डी अपन ने मान लिया, ए बी सी डी मान लो, ये 2 × 2 का अवयव हो गया जो अपन ने डी को मान लिया। अभी है क्या कि सी डी माइनस ए बी बराबर ओ, सी डी माइनस ए बी बराबर ओ ये है। तो यहां वैल्यू रख दो। सी कितना है, सी है 2 5 3 8, यहां रखना है 2 5 3 8, ये हो गया सी। डी कितना रखना है, ए बी सी डी रख दिया डी, माइनस ए कितना रखना है, ए है आपका 2 - 1 3 4, ठीक है। बी कितना रखना है 5 2 7 4, ओके, बराबर ओ की जगह क्या रखोगे 0 0 0 0, 0, ठीक है ना। अब इसको हल करना है, आपको हल कैसे करना है पता है, गुणा कर देंगे और हल कर लेंगे। तो भाई पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराओ, तो ये बनेगा 2a - 2a
प्लस 5c, ठीक है ना। दो का गुणा ए से करोगे तो 2a और 5 का गुणा सी से करोगे तो 5c। अच्छी बात है। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करा दो तो ये बनेगा 2b प्लस 5d। ओके, अभी क्या कर रहे हो कि दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करा रहे हो तो ये बनेगा 3a प्लस 8c और फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करा रहे हो। सिंगल सिंगल गुणा कराते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 अभी गुणा कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3b प्लस 8d गुणा करने में किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कभी भी। गुणा मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब यहाँ पर गुणा करो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं तो 2 पंचे 10 और माइनस 7 एकम 7। अब दूसरे स्तंभ से गुणा करा दो, 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4। अच्छी बात है। अब दूसरी पंक्ति का गुणा कराएंगे पहले स्तंभ से, 3 5 15 और 7 चौको 28। ठीक है भाई, दूसरे स्तंभ से गुणा करा दो, 3 दूनी 6 4 चौको 16। ओके, बराबर 4 ठैया 0, है ना। अभी क्या करना है, घटाना है तो घटा देंगे। पहले इसको हल कर ले, पहले इसको हल कर लो या डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट भी ले सकते हैं भाई, इतना तो बन जाएगा अपन से। 2a प्लस 5c, अच्छा माइनस आएगा, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा और माइनस का 3 आ जाएगा तो ये माइनस का 3। फिर 2b प्लस 5d, यहाँ पर कितना बचना है, 0 बचना है और माइनस के साथ लोगे तो माइनस का 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, 3a प्लस 8c और इसकी बात करें तो 15 और 28 कितना हो जाएगा, 33 43 हो जाएगा तो माइनस का 43 आएगा यहाँ से। और यहाँ पर कितना बनना है, ये बचना 3b प्लस 8d और ये हो जाएगा 16 और 6 कितना होगा 22, तो ये आएगा माइनस का 22। तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 4 ठैया 0, ठीक है, 4 ठैया 0। ओके, अब यहाँ पर तुलना कर दोगे तो जब आप तुलना करोगे तो अपन को क्या वैल्यू मिल जाएगी भाई, तुलना करने पर कंपेयरिंग करेंगे। तो जब आप तुलना करेंगे तो हमें क्या क्या मिल रहा, 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0। समझ रहे हो ना बात, इसको 0 के बराबर कर दोगे, फिर इसको 0 के बराबर कर दोगे, फिर इस चीज को 0 के बराबर कर दोगे और इस चीज को भी 0 के बराबर कर देंगे। ओके, तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0। फिर 3a प्लस 8c माइनस 43 बराबर 0। ठीक है, तो इसको ले लो, फिर इसको ले लिया अपन ने। अब दूसरे तीसरे को ले लेंगे तो यहां से ये मान लो समीकरण नंबर 1, ये मान लिया समीकरण नंबर 2, फिर है 2b प्लस 5d। अब माइनस 0 है तो माइनस 0 हटा दो, बराबर 0। समीकरण नंबर 3 और 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे पहले अपन, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आपको पता, समीकरण हल करना आपको आता है ना। तो हल कर लेते हैं भाई, हल करके हम तो बता ही देंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो जब हम 1 और 2 को हल करेंगे, अब 1 और 2 को कैसे हल करना है भाई, यहां पर 2a और 3 को बराबर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 3 का व 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 प्लस 3 5 15c माइनस 3 का गुणा 3 का 9 बराबर 0। और 2 में कर रहे हैं, 2 में कितने का, 2 का गुणा कर लो तो 6a प्लस 16c और माइनस 86, 2 का गुणा कर रहे थे बराबर 0। इसको क्या करना था, घटाना था। तो घटाने पर अब जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां से 6a कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का c बचेगा। अब माइनस का c बचेगा तो 86 में से 9 गया तो 86 में से 10 गया तो 76 बचा, 9 गया तो 77 बचा। तो यहां से आपको बच जाएगा प्लस का 77 बराबर 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस c बराबर माइनस 77। तो c बराबर कितना आ जाएगा, 77। तो c की वैल्यू आ गई 77। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब c का मान उठा के हम रख देते हैं। c का मान कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो। चलो c का मान, ठीक है, तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चलो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया समीकरण 1 था क्या, समीकरण 1 था 2a प्लस 5c माइनस 3।
2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0। तो 2a प्लस 5c की वैल्यू 77 माइनस 3 बराबर 0। तो 2a प्लस 7 पना 35 की 5 हासिल लगी 3, 7 पना 35 3 38 माइनस 3 बराबर 0। तो 2a यहां से कितना बचना 382 बराबर 0। तो 2a बराबर माइनस 382, a बराबर माइनस 382 अपॉन 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1 9 और 1 191। ठीक है ना। तो a का मान माइनस 191 आ गया भाई, c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। वैसे मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई आप खुद लगा लो और इसको हल कर लो, लेकिन फिर कहोगी सर जी आपको बनता नहीं है इसीलिए आपने छोड़ दिया, हम पूरा हल कर देते हैं भैया, कोई सवाल ही पैदा ना हो। 2b प्लस 5d, समीकरण नंबर 3 क्या था 2b प्लस 5d बराबर 0। 2b प्लस 5d बराबर 0। भाई ऑनलाइन में आपके कमेंट्स अच्छे नहीं लेकिन बहुत ही अच्छे आते हैं। ठीक है, आप अप्रिशिएट करते हो ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमेंट्स बहुत ही अजीब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर हम b की वैल्यू निकाल ले, अगर हम b की वैल्यू निकाले तो कितना होगा 2b प्लस बराबर माइनस 5d। तो हम b बराबर क्या कह सकते हैं, b बराबर हो गया माइनस 5d अपॉन 2। b का मान उठा के आप रख दो समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 4 क्या है 3b प्लस 8d माइनस 22। समीकरण नंबर 4 इसको लिखो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से समीकरण 4 से समीकरण 4 कितना था, समीकरण 4 था 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0। तो यहां पर b का मान रख रहे हैं 3, ये हो गया माइनस 5d अपॉन 2 और प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0। ठीक है भाई, यहां से कितना बनना है माइनस का 15d अपॉन 2 प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0। आपको पता है लासा लोगे आप 2 का, कितने का 2 का बराबर 0 है। तो लासा लोगे 2 का तो कितना बनना माइनस 15d प्लस 16d माइनस 44 है ना। तो यहाँ 15d और 16d बचे, कटेगा तो कितना बचेगा d माइनस 44 और इस 2 का भाई गुणा होगा इसके 0 के साथ तो बचेगा 0। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 44 44। अच्छा b कितना था, b अपन ने क्या ले लिया था, b अपन ने अगर हम बात करें तो आया था माइनस का 5d अपॉन 2, ये था कि नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो माइनस 5 इंटू डी की वैल्यू 44 अपॉन 2, तो कितना होना माइनस 5 इंटू 22, तो 22 पंच 110 तो माइनस 110। ठीक है, तो अतः अब यहाँ पर आप फाइनल तौर पे कह सकते हो कि भाई आंसर आ गया। अतः यहाँ पर a का मान आपने क्या निकाला, a का मान निकाला माइनस 9 191, b का मान निकाला 77 और c का मान निकाला आपने, c का मान निकाला 77 है ना, c का मान निकाला अपन ने 77, c का मान निकाला 77 और b का मान निकाला कितना, b का मान आया आपका माइनस 110। ठीक है, ये आया माइनस 110 और d का मान कितना है 44। तो अपन को चाहिए था आप व्यू d, तो d बराबर कितना हो जाएगा a b c d था इस प्रकार से है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 191 माइनस 110 77 और 44, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक जितना आप मेरी मदद कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, उतनी मदद कीजिए और जितना हो सके उतना आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब जगह पर जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर कीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। और कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कितना यूजफुल रहा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जो भी हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे। तो उस बात को ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो वहां पर आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है इंस्टाग्राम पर मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।